हर साल बहुत सारे इंजीनियर पास आउट होकर के निकलते हैं और जॉब की तलाश करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग सभी ब्रांचों से इंजीनियर पास आउट होकर के निकलते हैं और जॉब की तलाश करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और ये एक सीरीज में चलाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि आप फ्रेशर हैं या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए यह सेशन जो है, यह टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। तो दोस्तों, इसमें आप आंसर दे सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विथ डिजाइन एंड यूज ऑफ मशीन। यानी कि इस ब्रांच में हम मशीन का मूवमेंट, उसका डिजाइन, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका यूज के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच कहते हैं। देखिए, इस कोर एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, डायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन पढ़ते हैं। यह सब जो है कोर एरिया हुआ आपको मैकेनिकल। आइए दोस्तों, हम दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है वह है फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको मेटल के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर पूछा जाता है। इसमें देखिए, वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेटल प्रॉपर्टीज, या दूसरे शब्द में वो पूछ सकते हैं कि डिफाइंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज रेफर टू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। यानी कि मटेरियल का जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि मटेरियल का कलर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस टाइप का जो हम पता लगाते हैं उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए दूसरा जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द मैकेनिकल फोर्सेस एंड लोड्स आर नोन एज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मटेरियल का एक्सटर्नल फोर्स रोकने की जो क्षमता होती है उसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसका एग्जांपल में अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, यह सब चीज होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द हाउ द मटेरियल विल बिहेव ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि कोई भी मटेरियल है उसके अंदर में केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, यानी कि उसमें आयरन है, कार्बन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, यह सब जो केमिकल कंपोजिशन के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं, पता लगाते हैं, उसे हम केमिकल। दोस्तों, हमने तीसरा जो क्वेश्चन लिया है, व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल का कौन कौन सा होता है। देखिए, बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है इलास्टिसिटी, दूसरा है प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ, मशीनेबिलिटी, फैटिक रेसिस्टेंस, क्रीप, फ्लेक्सिबिलिटी। यह मेन जो है यह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हुआ। दोस्तों, इसका सभी का अगर डिटेल आपको जानना है तो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के नाम से ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। आई बटन में इसका लिंक दिखाई दे रहा होगा या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए दोस्तों, हमने चौथा जो क्वेश्चन लिया है कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कितने टाइप के गेज या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली कह सकते हैं कि दो टाइप का गेज यूज किया जाता है। एक तो होता है एट्रीब्यूट गेज और दूसरा होता है वेरिएबल गेज। एट्रीब्यूट गेज का मतलब फिक्स्ड गेज हुआ, यानी कि जिससे हम केवल गो, नो गो या ओके, एनजी, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, इस टाइप का डिसीजन अगर हम देते हैं गेज से, उस टाइप का गेज को हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लग गेज हुआ, थ्रेड गेज हुआ, रिंग गेज हुआ, स्नैप गेज हुआ, इसको हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। इससे हम केवल ये पता लगा सकते हैं कि यह पार्ट ओके है या एनजी है। इसमें डायमेंशन हम नहीं लिख पाते हैं, इसमें डायमेंशन शो नहीं करता है। इस टाइप का गेज को हम एट्रीब्यूट।
आइए अब हम बात करते हैं वेरिएबल गेज या इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वेरिएबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड मेजर डायमेंशन एंड शो द रिजल्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि जब हम इस गेज से मापते हैं कोई डायमेंशन को तो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ न कुछ हमें डायमेंशन देखने को मिलता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट या वेरिएबल गेज या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से अगर हम कोई डायमेंशन मापेंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से माइक्रोमीटर से हमें थिकनेस सीट का मिलता है, हाइट गेज से हम डायमेंशन चेक करते हैं। तो वेरिएबल गेज में हमें डायमेंशन देखने को मिलता है, जबकि एट्रीब्यूट गेज में केवल ओके, एनजी, नॉट ओके, नॉट एनजी, गो, नो गो, इस टाइप का हमें मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंट हुआ वेरिएबल गेज में। और आपको जो हमने पांचवा क्वेश्चन लिया है वह है टॉलरेंस के बारे में। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉलरेंस होता क्या है और टॉलरेंस इतना इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, पहले बात हम समझते हैं कि टॉलरेंस होता क्या है। देखिए, टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्रोवाइडेड बाय डिजाइनर, यानी जो डिजाइनर हमें प्रोवाइड कर देते हैं कि कोई भी मटेरियल का जो डायमेंशन हम चेक करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक अलाउ किया जाता है, उसी चीज को हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस इज द टोटल अलाउएबल वेरिएंस इन द डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि एक डायमेंशन है 10 का, और 10 का डायमेंशन जो है उसमें टॉलरेंस दिया हुआ है प्लस माइनस 0.1। यह 0.1 जो है वो टॉलरेंस होता है। कहने का मतलब यह है कि 9.9 जीरो से लेकर के 10.1 तक यह चल सकता है। इसी चीज को हम टॉलरेंस कहते हैं, यानी कि 0.1 प्लस माइनस जो दिया हुआ है उसको हम। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि टॉलरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है इंजीनियरिंग में। देखिए, दुनिया की कोई भी मशीन नहीं बनी है जो कि कोई भी पार्ट कुछ न कुछ उसमें वेरिएशन जरूर होता है। उस वेरिएशन को कहाँ से कहाँ तक चलाना है उसको अलाउ करता है डिजाइनर। इसीलिए हम टॉलरेंस को जो है इम्पोर्टेंट, यदि हम प्रैक्टिकली अगर हम समाज में भी देखें तो अगर कोई जुड़वा लड़का है उसमें भी कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मशीन में कोई भी पार्ट एग्जैक्टली एक जैसा नहीं बन पाता है, इसलिए हमें टॉलरेंस की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि टॉलरेंस डिजाइनर के द्वारा प्रोवाइड। आइए अब हम बात करते हैं कि टॉलरेंस किस तरह कितने टाइप का होता है। देखिए, अगर प्लस माइनस टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह का टॉलरेंस होता है, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बायलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में जो टॉलरेंस दिया जाता है वह वन डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायमेंशन दिया है 10 mm और प्लस में 0.1 दिया है, केवल एक डायरेक्शन में दिया है, इसका मतलब कि 10 से लेकर 10.1 तक इसका वैल्यू जाएगा, यानी कि ओके होगा। अगर 9.90 होता है या 9.99 भी होता है तो वह मटेरियल रिजेक्ट होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसका एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि यूनिलेटरल में अगर 10 माइनस 0.1 है, इसका मतलब कि 9.9 से लेकर के और 10। आइए अब हम बात करते हैं बायलेटरल टॉलरेंस के बारे में। बायलेटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं? देखिए, बायलेटरल टॉलरेंस में जो उसका टॉलरेंस वेरी करता है दोनों डायरेक्शन में, यानी प्लस में भी और माइनस में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि 10 है, 10 प्लस माइनस 0.1 है, इसका मतलब यह है कि 9.90 से लेकर के 10.10 तक इसका कोई मटेरियल ओके हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं, जो छठा क्वेश्चन हमने लिया है वह है व्हाट आर द CRCA ग्रेड। देखिए, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो बहुत सारे सीट मेटल की कंपनी होती है जिसमें CRC सीट यानी कोल्ड रोल सीट जो है वह उससे बहुत सारे पार्ट बनते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में देखिए, जितने कार की जो बॉडी होते हैं वह CRC सीट से बनाया जाता है। तो इसके ग्रेड क्या क्या होते हैं इसके बारे में वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द CRCA ग्रेड। आइए देखते हैं। देखिए, CRCA का जो फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड क्लोज एनिलिंग, और इसका जो ग्रेड होता है वह 4 तरह का होता है। आइए इसको हम
देखते हैं एक एक करके। इसमें जो ग्रेड का डिफाइंड जो किया जाता है वह कार्बन के परसेंटेज पे ऊपर डिपेंड है, यानी कि जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज ऊपर जाता है उस तरह से हार्डनेस इसका सीट का बढ़ता है। देखिए कार्बन का परसेंटेज अगर 0.15 है तो वह ऑर्डिनरी सीट कहा जाता है और इसे हम ओ से इंडिकेट करते हैं। दूसरा अगर कार्बन का परसेंटेज 0.12 तक है तो इसको हम ड्राइंग या डी ग्रेड कहते हैं। तीसरा जो है यदि कार्बन का परसेंटेज 0.1 है तो इसे हम डीप ड्राइंग सीट कहते हैं या डीडी सीट कहते हैं। और चौथा जो है यदि कार्बन का परसेंटेज 0.08% है तो इसे हम एक्स्ट्रा डीप ड्रॉन कहते हैं या फिर ईडीडी सीट कहते हैं। यह 4 ग्रेड होता है सीआरसीए का, जो कि आप याद। आइए अब हम बात करते हैं जो 7 नंबर हमने क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीआरसीए एंड एचआरसीए। देखिए यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एंड सीट मेटल की कंपनी में आप काम करने जाते हैं तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सीआरसीए का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड क्लोज एनिलिंड और एचआरसीए का फुल फॉर्म होता है हॉट रोल्ड क्लोज एनिलिंड। दोनों में यह नाम से अंतर हुआ। दूसरा चीज है कि यह जो सीआरसी सीट जो होता है वह डायमेंशनली बहुत ही एक्यूरेसी होती है और एचआरसीए सीट होता है वह पुअर डायमेंशनली एक्यूरेसी होती है। तीसरा अगर हम डिफरेंट की बात करें तो सीआरसीए जो है आप थिन सीट में बहुत ही थिन सीट इसको आप सीट बना सकते हैं, जबकि एचआरसीए में थिन सीट नहीं बना सकते हैं। जो चौथा जो डिफरेंस है सीआरसीए स्टील जो है वो कॉस्टली होता है क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज फाइन होता है एज कंपेयर टू। तो यह डिफरेंट रहा आपको सीआरसीए और एचआरसीए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं जो 8 नंबर हमने क्वेश्चन लिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट, व्हाई इट इज डन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। देखिए यह 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है और यह हम क्यों इंडस्ट्री में करते हैं और हीट ट्रीटमेंट कौन कौन सा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैकेनिकल इंजीनियर से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड कूल्ड इन सर्टेन मैनर टू ऑब्टेन डिजायर्ड फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब कि हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को हीट करते हैं एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर और उस टेम्परेचर पर कुछ देर तक रखते हैं और उसके बाद हम उसको कूल करते हैं अपने डिजायर्ड फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए। इस प्रोसेस को हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में 3 चीज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले मटेरियल को हम हीट करते हैं और उस मटेरियल को हम होल्ड करके रखते हैं उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर हमें ज़रूरत है और उसके बाद हम कूलिंग करते हैं रिक्वायर्ड मीडियम में। 3 चीज मिला करके हमारा हीट ट्रीटमेंट बनता है, यानी कि मटेरियल को हम हीट करते हैं और उसके बाद मटेरियल को हम होल्ड करते हैं उस टेम्परेचर पे, उसके बाद हम कूल करते हैं। अगर हम बात करें कि यह क्यों किया जाता है तो हीट ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है जिससे कि हम फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हम चाहते हैं वो हम। आइए अब हम बात करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट कौन कौन सा होता है। देखिए एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग, यह 5 तरह का हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों हीट ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग और टेम्परिंग और केस हार्डनिंग के बारे में अगर जानना है तो मैं अलग से हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस का अलग से वीडियो बनाया है, आप इसको आप देख सकते हैं। आई बटन में इसका लिंक दिखाई दे रहा होगा या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो केस हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग में 4 तरह का प्रोसेस होता है। केस कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग, यह 4 तरह का केस हार्डनिंग होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि कितने तरह का हीट। आइए दोस्तों हमने जो 9th जो क्वेश्चन लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिलिंग इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एनिलिंग क्या होता है। देखिए एनिलिंग इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है कि जनरली यह क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा ही जाता है कि किसी मेटल का एनिलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। देखिए annealing is the process in which material is heated above the upper critical temperature, holding at this temperature for some time and then slowly cooling in furnace itself with cooling rate
30 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब यह है कि एनीलिंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को हीट करते हैं अपर क्रिटिकल लिमिट के ऊपर में, उसके बाद कुछ देर तक उसको वहाँ पे होल्ड करते हैं और उसके बाद हम फर्नेस में ही उसको स्लोली कूल करते हैं। इस पूरे एक्टिविटी को, इस पूरे प्रोसेस को हम एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। और इस एनीलिंग प्रोसेस होने के बाद हमें क्या चीज़ होता है, देखिए इसमें एनीलिंग प्रोसेस से हमें फ़ायदा होता है कि जो मटेरियल का इंटरनल स्ट्रेस रिलीज होता है, मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, डक्टिलिटी इंक्रीज होता है और उसका ग्रेन स्ट्रक्चर जो है, जो 10 नंबर हमने क्वेश्चन लिया है वह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनीलिंग। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो जनरली यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में क्या अंतर होता है। आइए इसको ध्यान से समझिए कि क्या अंतर होता है, मैं बताने की। जैसा कि हमने बताया कि एनीलिंग में क्या होता है, एनीलिंग में मटेरियल को हम हीट करते हैं एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसके बाद उस मटेरियल को होल्ड करते हैं कुछ देर तक, उसके बाद फर्नेस में ही उसको स्लोली उसको कूल करते हैं। इस प्रोसेस को हम एनीलिंग। आइए हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूल इन एयर आफ्टर रिमूवल फ्रॉम फर्नेस। यानी कि मटेरियल को हम एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसको हम हीट करते हैं, कुछ देर तक उसको वहां पे रखते हैं, उसके बाद फर्नेस से निकाल करके एयर में इसको हम कूल करते हैं। इस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। यदि हम दोनों को डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में क्या क्या अंतर होता है। देखिए इसमें दोनों में हीटिंग करते हैं एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और उसके बाद जब कूल करते हैं तो एनीलिंग में हम फर्नेस के अंदर कूल करते हैं, जबकि नॉर्मलाइजिंग में हम एयर में कूल करते हैं। दूसरा जो अंतर हुआ कि लो वैल्यू फॉर हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस। एनीलिंग में वैल्यू जो है हार्डनेस का, टेंसाइल स्ट्रेंथ का और टफनेस का कम होता है, जबकि स्लाइटली ज़्यादा होता है नॉर्मलाइजिंग में आपका हार्डनेस का, टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस। तीसरा जो डिफरेंट है वह यह है कि जो ग्रेन साइज जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज एनीलिंग मटेरियल में जो होता है यूनिफॉर्म होता है, जबकि नॉर्मलाइजिंग में वह स्लाइटली। जो चौथा डिफरेंस है कि एनीलिंग में इंटरनल स्ट्रेस बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, जबकि इंटरनल स्ट्रेस जो है स्लाइटली ज़्यादा होता है आपका नॉर्मलाइजिंग में। अब उसके बाद जो पांचवा और लास्ट जो है वह है कि एनीलिंग प्रोसेस जो है वह ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि नॉर्मलाइजिंग जो है लेस एक्सपेंसिव होता है। तो दोस्तों यह कुछ डिफरेंस हुआ एनीलिंग और नॉर्मल। तो दोस्तों यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पहला सीरीज यानी कि पार्ट 1 रहा, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया था जो कि जनरली इंटरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वह मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो जनरली और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमने पार्ट 2 के रूप में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आपका वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से अगर वीडियो मैं आपको बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।